आज हम जो है कक्षा 9वीं का विषय गणित सेकंड ये लेसन से रेखाएं और कोण पढ़ेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम उसके सारे कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे जो बिंदु हैं, छोटे छोटे जो कोण हैं, रेखाएं हैं, उनके बारे में आज अच्छी तरह से हम सीखेंगे। और हर पॉइंट से देखिए, पहले रेखाएं और कोण दिया, उसमें रेखाएं हैं। रेखाएं किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा डेफिनेशन होता है। तो आप यहाँ पर समझते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। तो रेखाएं उसे कहते हैं जो दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ क्या होता है, लंबाई में बढ़ाई जा सके या बढ़ती जाती है। दोनों तरफ जो है कि रेखाएं जो होती है वो दोनों तरफ बढ़ती जाती है, मतलब उसमें तीर का चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, जब तीर का चिन्ह लगा रहता है तो ये क्या हो जाती है, रेखाएं होती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है, रेखाखंड। तो रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाले भाग को, दो बिंदुओं के मिलाने वाले भाग को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है ना, यह एक खंड होगा जहां तक वो दोनों तरफ समाप्त हो जाती है, मतलब उससे आगे वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है ना, हम ये भी लिख सकते हैं कि रेखाखंड जो होता है कि ए से लेकर बी के बीच की दूरी होती है। और रेखाओं में इस तरह होता नहीं है। रेखाओं में क्या होती है, दोनों तरफ वो आगे तक बढ़ाई जा सकती है, और इस रेखाखंड का कुछ न कुछ एक डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया, कुछ न कुछ दूरी होगी, एक फिक्स दूरी होगी, इसलिए ये रेखाखंड है। ठीक है, ध्यान से समझना है, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान तरीके से समझाया गया। अब किरण के बारे में पढ़ेंगे, किरण क्या होती है। तो किरण देखिए, यहाँ पर किरण का भी बहुत आसान डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि किरण एक बिंदु से किसी एक दिशा की तरफ जब अनंत तक बढ़ाई जाती है, किसी बिंदु से एक दिशा की तरफ जब अनंत तक बढ़ाई जाती है तो वह किरण कहलाती है। ठीक है ना, तो अनंत तक बढ़ाई जाती है तो किरण कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो डॉट दिया है, डॉट्स के आगे जो है कि आपको जो है कि राइट साइड में इसको आगे तक बढ़ाया गया है, तो ये किरण हो गया है। अब संरेखी बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। संरेखी बिंदु क्या होता है, बहुत आसान है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिएगा। संरेखी बिंदु का मतलब होता है जब तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक या तीन बिंदु एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में हो तो क्या होता है, संरेखी बिंदु होता है। अब देखिए, यहाँ पे ए बी और सी था, तीन बिंदु एक ही रेखा में है, उसको मिला दिए तो संरेखी बिंदु बन गया। तो ए बी और सी ये तीनों जो है क्या है, एक रेखीय होते हैं, इसको संरेखी बिंदु कहते हैं, एक रेखा में होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट दिया है असंरेखी बिंदु। असंरेखी बिंदु जो दिया है, तो इसमें देखिए ये इसका सीधा उल्टा हो जाता है। संरेखी बिंदु का सीधा उल्टा डेफिनेशन होता है असंरेखी बिंदु में, मीन्स के दिए जाने वाले दो या दो से अधिक जो भी बिंदु रहेंगे वो एक रेखा में नहीं होंगे, ये असंरेखी बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो बिंदु दिया हुआ देखिए एक लाइन में है नहीं, तो आप यदि मिलाएंगे तो एक्स और जेड मिलता है। ठीक है ना, वाई नहीं मिलता है, इसलिए असंरेखी बिंदु है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जो एक रेखा में न हो, जो बिंदु एक रेखा में न हो उसे असंरेखी बिंदु कहते हैं। असंरेखी बिंदु क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक बिंदु जब एक रेखा में हो तो वो संरेखी बिंदु कहलाता है। आइए हम कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, कई प्रकार का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पर कोण पढ़ेंगे हम कि जब किसी एक समतल भाग पर, किसी एक समतल भाग पर कोई एक क्षैतिज, कोई एक क्षैतिज, ठीक है ना, रेखा जो होती है, क्या होती है, रेखाखंड जो होती है, वो किरण जो होती है क्या करती है, जब झुकी होती है तो उसके बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, ये कोण कहलाता है। उसके बीच बना हुआ जो अवयव होता है वो कोण कहलाता है। किसी समतल भाग पर कोई एक किरण जब झुकी होती है तो उसके बीच जो बना हुआ अवयव होता है, जो बना हुआ भाग होता है, वो कोण कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे इसके बारे में, रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। रेखाएं के और भाग होते हैं कौन कौन से, तो आइए प्रतिच्छेदित रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है, हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं और अप्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, दूसरा अप्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, दो यहाँ पर रेखाएं के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदित रेखाएं केवल आप इनके डेफिनेशन से ही समझ रहे। प्रतिच्छेदित का मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई किरण है, ठीक है ना, या रेखाखंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेखाखंड को दूसरा एक रेखाखंड क्या करता है, किसी मूल बिंदु पर, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है ना, एक रेखाखंड को दूसरा रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओ प्रतिच्छेदित बिंदु है, तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई। ठीक है, यहाँ जस्ट उसका उल्टा अप्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। तो अप्रतिच्छेदित रेखाएं किसे कहते हैं, मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को
नहीं काटती है वही अप्रच्छेद्य रेखाएं होती है। सीधी सीधी बात है, एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, ठीक है। जैसे एल और एम है, इनके बीच की दूरी समान होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसको समांतर रेखाएं भी हम कहते हैं, याद रखिएगा। समांतर रेखाएं भी कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखना होगा, डेफिनेशन लिखना होगा। तो लिखेंगे कि जब दो बिंदुओं के, जो दो रेखाखंड के बीच समान दूरी होती है, उसे अप्रच्छेदित रेखाएं कहते हैं, है ना। एकदम साधारण एग्जाम्पल है। तो आप अपने दोस्तों और मित्रों के पास जो है उनको भी शेयर करिए कि ये जो है कि आसान तरीके से जो बताया हुआ मेथड है उनको समझ में आए और वो भी सीख पाए, ठीक है। तो प्रतिच्छेदित और अप्रच्छेदित रेखा में यही समानता हुई है। तो ये चीज़ें प्रतिच्छेदित रेखाओं में क्या होती है कि दो रेखाखंड एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, और अप्रच्छेदित रेखा में एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। अब इससे आगे जो भी रेखागणित के और जो सारे कंसेप्ट हैं उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, उसको भी हम समझेंगे। आइए देखते हैं इस तरह से। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो है कि कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। कोण के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर न्यून कोण होता है, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रत्यवर्ती कोण। यहाँ पर न्यून कोण के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत है। न्यून मतलब होता है कम, न्यून मतलब होता है क्या, कम। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मीन्स होता है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। याद रखिएगा, 90 अंश से कम कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। करें कि 89.99 अंश चलता है, 89.99 अंश तक ठीक है, लेकिन यदि 90 अंश हो गया तो फिर समझिए कि वो न्यून कोण नहीं होगा, ठीक है। समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसमें बनने वाले सारे कोण 90 अंश के अंदर बनेगा, 90 अंश के अंदर बनेगा, जो एकदम स्ट्रेट होता है उसके अंदर बनेगा, ठीक है ना। तो वो सारे न्यून कोण होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ए न्यून कोण है, इसका आकार आकृति कई प्रकार से हो सकते हैं, घुमा फिरा के पूछ सकता है, दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 60 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, ये जो है कि 89.99 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। 89.99 डिग्री हो सकता है, बट 90 डिग्री नहीं होगा, याद रखिएगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे समकोण। समकोण किसे कहते हैं, सम का मतलब होता है समान, कोण का मतलब होता है कोण, ठीक है। समकोण का मतलब सम मतलब समान, कोण का मतलब होता है कोण, मतलब जिसका कोण समान हो। समान मीन्स कितना होता है, जिसका कोण 90 अंश हो, न तो ज्यादा न तो कम, ठीक है। न तो ज्यादा न तो कम, जिस कोण का मान जो है कि न तो ज्यादा न तो कम होता है, केवल 90 डिग्री के समान होता है, तो वह कोण क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ पे देखिए 90 ऐसा कोण आंतरिक यहाँ पे करता है, ये समकोण हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अधिक कोण के बारे में हम अगला जो है पॉइंट है हमारा अधिक कोण है। ये किसी प्रकार से भी हो जाएगा, 90 अंश का जो स्ट्रक्चर है किसी प्रकार से बन जाएगा, ये घूम भी सकता है, किधर भी रह सकता है, लेकिन 90 अंश वहाँ पर आपको शो करेगा, जहाँ पे दो रेखाखंड एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलते हैं और वह 90 अंश की डिग्री बनाता है, ये 90 अंश का बनाता है ना, तो ये समकोण होता है। अब अधिक कोण पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो अधिक कोण का सीधी बात है, अधिक मतलब ज्यादा होता है, कोण मतलब कोण, मीन्स क्या हुआ, न्यून कोण भी नहीं, समकोण भी नहीं, समकोण से ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि अधिक कोण 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ बनाना होगा तो क्या करना हो, 90 अंश से अधिक के साइड ही बनेगा, 90 अंश के अधिक के साइड ही बनेगा, ये अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। 90 अंश से अधिक जो है कि 180 अंश के लगभग तक, 180 अंश का मतलब हो जाता है आपका, जैसे यहाँ पर जो है कि 179.99 तक हो जाएगा, 179.99%। जैसे यहाँ पे 110, 120, 130 है, तो ये आपके क्या है, अधिक कोण का उदाहरण है जो बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अधिक कोण जो है ना कि लास्ट 90 अंश से ज्यादा होगा, 90 अंश भी नहीं होगा, 90 अंश से ज्यादा होगा, और 180 अंश से कम का मतलब होता है 179.99 चलेगा। और ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण का मतलब सीधा होता है, ऋजु कोण का मतलब होता है 180 का अंश का कोणांतरित करता है। ऋजु कोण 180 अंश का कोण यहाँ पे क्या करता है, आंतरिक करता है। ये रेखाखंड पर क्या करेंगे, एक रेखाखंड को सीधे हम आगे तक बढ़ाते हैं तो उसमें बनने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, ऋजु कोण होता है। उसमें जो बनने वाला कोण होता है 180 अंश का बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ हम देखेंगे आपका
ये होता है प्रतिवर्ती कोण, होता है प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रति मतलब एक दूसरे के वर्ती कोण होते हैं ये, ठीक है ना। प्रति मतलब एक दूसरे के वर्ती है। अब जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है कि 180 से ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 360 से कम होगा। मीन्स 180 भी नहीं होगा और 360 भी परफेक्ट नहीं होगा। 100 क्या हो जाएगा, ये 181 से भी शुरू हो सकता है। 181 से लेकर 360 परफेक्ट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब 360 से अंदर कोण बनता है, ठीक है। ये ध्यान देखिएगा, न्यून कोण के जैसा ही बनता है, बट क्या होता है, न्यून कोण का जो बाहरी कोण होता है ना, वो प्रतिवर्ती कोण होता है। न्यून कोण का जो बाहरी कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण होता है। मीन्स कहने का मतलब प्रतिवर्ती कोण का जब आंतरिक कोण आपको ज्ञात करना होगा ना, देखिए ये जितना है ना बाहरी कोण, तो ये हमारा क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण है, जो हम अभी ये रेड वाले एरो से हमने साइन करके आपको दिखा रहा हूँ। और जो अंदर जो है ना कि व्हाइट कलर का जो आपको दिखाया है ना, ये व्हाइट कलर का जो एरो है, ये आपको जो है कि ये एंगल फाइंड करना रहेगा, आपको न्यून कोण वाला पॉइंट फाइंड करना रहेगा। तो आप प्रतिवर्ती कोण में से आसानी से निकाल सकते हैं 360 में से जो ये भी ए एंगल गिवन रहेगा, दिया रहेगा, उसको आप आसान से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके घटा के उसको आप रख दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई का वैल्यू अब 360 तो है ही है, हाँ। अब ए का वैल्यू मान लीजिए कि आपको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू यदि कुछ दिया तो माइनस कर दिया, नहीं तो अब ए को ही क्या करें, 360 में से माइनस कर दीजिए, आपका ये प्रतिवर्ती कोण बन जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है कि अपने दोस्तों मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे यहाँ पर ई को प्रतिवर्ती कोण बताया गया है, तो उनको भी जो है कि बहुत ये सहायक होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जब तक हम रेखा गणित के पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक ये समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कि ए का वैल्यू हम यहाँ पर 70 डिग्री मान लेते हैं कि दिया हुआ है, तो 70 डिग्री को 360 में से क्या करिए, 360 डिग्री में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका ये आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि आपका जो है कि दिए हुए जो है कि प्रतिवर्ती कोण के बारे में, अच्छा प्रतिवर्ती कोण को बृहत कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण जो है कि बृहत कोण भी होता है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती कोण जो है कि बृहत कोण कहलाता है। बृहत मतलब सबसे ज्यादा, कोण जो तो कोण होता है, बृहत कोण भी कहलाता है ना। तो बृहत कोण ऐसे जो कि 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। आइए हम आगे के चैप्टर में देखते हैं कोण के प्रकार कितने होते हैं। तो ये हाँ यहाँ पर पूरक कोण है, दूसरा संपूरक है, तीसरा आसन्न कोण है, ठीक है। सामने पिक्चर में दिया है। पूरक कोण का मतलब होता है जो कोण क्या होता है यहाँ पर, जो कोण जो है, पूरक का मतलब होता है पूरा करना, पूरक का मतलब होता है पूरा करना। यहाँ पर दो कोण का जब मान जो है कि 90 अंश के बराबर होगा, क्या होगा बच्चों, जब दो कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है तो वो पूरक कोण होता है, ठीक है ना। केवल 90 अंश नहीं, 90 अंश केवल हो गया तो फिर समकोण हो गया। इसलिए यहाँ पर a प्लस बी का मान जो है कि a का वैल्यू मान लीजिए 50 डिग्री। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ मैं कि जैसे a का मान 50 डिग्री हो जाएगा तो b का मान 40 डिग्री होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो a का वैल्यू 50 डिग्री है तो b का मान 40 डिग्री, इसलिए 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। या तो यहाँ पर देखिए एक का वैल्यू 60 डिग्री है तो दूसरे का 30 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ये ध्यान रखना है कि जब दोनों को जोड़ा जाएगा ना, तो दोनों को जोड़ने के बाद 90 अंश के बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। यदि उसमें से एक कोण दे भी दिया है, मान लीजिए कि बी का मान 60 अंश दे दिया है, तो ए का ज्ञात करने का सिंपल तरीका होता है कि 90 में से जो दिया हुआ कोण है उसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए संपूरक कोण की तरफ बढ़ते हैं। संपूरक मतलब होता है, इसको जब विच्छेद करते हैं, संपूरक मतलब होता है जो पूरी तरह से पूरा करता है। संपूरक में संपूर्ण करता है, कंप्लीट। तो संपूरक कोण कितने अंश होते हैं, 180 अंश के। लेकिन दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। दोनों कोणों का क्या होता है, योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए एक रेखी कोण बना हुआ है, इस पर एक जो है कि बिंदु से, मध्य बिंदु से जो है कि यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक रेखाखंड बन रही है जो इसको दो भागों में विभाजित कर रही है, एक्स कोण को और वाई कोण को। तो एक्स और वाई को जब जोड़ देते हैं तो दोनों कोण का मान 180 अंश के बराबर हो जाता है। तो मीन्स मान लीजिए एक्स का जो वैल्यू है 120 डिग्री दिया हो, वाई का 60 अंश दिया हो, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितने अंश का कोण बन जाता है, ये 180 अंश का कोण बन जाता है। मीन्स आप ऐसा परिभाषा लिख सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है तो वह संपूरक कोण कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए हम पढ़ते हैं आसन्न कोण के बारे में। आसन्न कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो आसन्न कोण बहुत अच्छी, इसकी परिभाषा बहुत सुंदर परिभाषा है कि आसन्न कोण जब कि एक जब कोण बनता है तो एक कोण के बीच में जब कोई एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन भुजा होती है, ठीक है। जब इसके बीच कॉमन भुजा होती है तो वही जो होती है ना, वही भुजा, वही आसन्न कोण कहलाता है। उनके बीच जो बनने वाले कोण होते हैं वो आसन्न कोण कहलाते हैं।
जब दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ या सामान्य भुजा मिलती है तो उनके बीच जो बनने वाले कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कोणों के प्रकार भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो है इसके परिभाषाओं को आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये वीडियो तो मान लीजिए यूट्यूब पर हमेशा रहेगा ही रहेगा, आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा। और यही नहीं, जो कमज़ोर बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि उनको भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल पाए और वो भी जो है कि इसका फ़ायदा या लाभ उठा पाएँ। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, यदि आप भला करते हैं तो कहने का मतलब आपके पास यूट्यूब से लिंक मिल जाता है, तो जो चीज़ अच्छी लगती है शेयर करते हैं तो आप शेयर करिएगा। आइए कोण के प्रकार और हम पढ़ लेते हैं। तो करें कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? कोणों का रैखिक युग्म, कोण तो कोण हो गया, रैखिक मतलब रेखा में। अब एक रेखा में मान लीजिए देखिए यहाँ पे दो युग्म बन गए कि नहीं बन गए? बीच में से एक रेखाखंड है हमारा, तो यहाँ पे युग्म बन गया। तो यही होता है कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। तो इसका भी मतलब होता है कोणों का जो रैखिक युग्म है, मान लीजिए यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं और यहाँ पे कोई रेखाखंड जैसे मान लीजिए कि हम कोई उसका मान लेते हैं, कोई जैसे ए और बी मान लेते थे, या तो जो भी आप अपने सुचारू रूप से जिसको अच्छी तरह से आप समझ पाएँ, तो यहाँ पे पी क्यू मान लीजिए, एस टी मान लीजिए, जो भी मानना है आप आसानी से मान सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी है दो, देखिए ए और बी, एक कोण जो है कि ए है और दूसरा बी कोण क्या है, तो ये रैखिक युग्म हो गया। ठीक है ना, ये रैखिक युग्म हो जाता है। तो रैखिक युग्म हो जाता है तो मीन्स क्या होता है, ये युग्म का मतलब होता है जोड़ा हो जाना। ठीक है ना, युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब इस पे बनने वाले दो कोण हो जाते हैं, ए और बी हो जाता है। ठीक ना, तो ये दोनों युग्म होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? युग्म होते हैं। तो इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? रैखिक युग्म बन जाते हैं। ए और बी क्या हो जाते हैं? युग्म बन जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है कि कोणों के प्रकार में जो है कि रैखिक युग्म का परिभाषा आराम से लिख सकते हैं कि जब दो कोणों का युग्म या जोड़ा होता है, जब दो कोणों का जोड़ा होता है और उससे जो बनने वाले कोण होते हैं तो वह हमारा रैखिक युग्म होगा। जैसे मान लिया प्लस बी है तो ए प्लस बी को जोड़ा जाएगा तो 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो रैखिक युग्म पढ़ रहे थे, रैखिक युग्म हम यहाँ पढ़ रहे थे। तो सिंपल सा है, साधारण है, इसका परिभाषा थी, हमने बताया था फिर पिछली बार भी। कोणों का रैखिक मतलब जोड़े हो जाएंगे, दोनों जोड़ा जो हो जाता है ना। अब आइए शीर्षाभिमुख कोण पढ़ते हैं। शीर्षाभिमुख, शीर्ष मतलब होता है सिरे की तरफ, भिमुख मतलब होता है उसके सामने बना हुआ कोण, एक दूसरे के सामने बना हुआ कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को एक बिंदु पर विभाजित करते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो बनने वाले सारे कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बी डी का शीर्षाभिमुख कोण है, ए सी का शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है? तो इस तरह से यहाँ पे बनने वाला जो कोण क्या हो जाता है? शीर्षाभिमुख कोण होता है। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण का आप आसान तरह से यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए और सी जो है क्या शीर्षाभिमुख कोण था, हमने यहाँ बताया कि बी और डी भी क्या हो जाएगा? बी और डी। ठीक है ना, इस प्रकार से बी और डी भी हमारे क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ए सी तो है, इसी प्रकार बी के सामने डी है ना, या डी के सामने बी है, सी के सामने ए है, ए के सामने सी है, तो यहाँ पर बी के सामने डी है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बी और डी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है ना, बी और डी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो शीर्षाभिमुख का बहुत आसान ये नियम है, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर समझना भी है और शेयर भी करना है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है हम शेयर करते हैं, बताते हैं। तो अपने भी जो कमज़ोर दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी आप सहायता जो है कि इसको शेयर करके उनको बताकर, लिंक देकर भी जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से बी डी हमारा जो है दूसरे का क्या हो गया? यहाँ पर ए बराबर सी शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पर बी बराबर डी शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है कि हम आसान से इस कंसेप्ट को समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। पॉज करके इसके परिभाषाओं को आप जो बोला हूँ उसको लिख सकते हैं और जम के तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क आपका यहाँ से गेन होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। चैनल पे जितने नए होंगे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब आगे आइए इसके बारे में। कोणों के और प्रकार पढ़ते हैं। संगत कोण पढ़ते हैं, अंतः कोण और एकांतर कोण। तो कहने का मतलब जो है कि दो रेखाखंड या दो से अधिक रेखाखंड को एक रेखाखंड जब क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है, तो उस पर बनने वाले संगत कोण, अंतः कोण और एकांतर कोण कौन कौन से होंगे? आइए उसको समझें।
जैसे यहाँ पे एक रेखाखंड L है, दूसरा M है, उसको तीसरा जो है क्या करी, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेदित कर रही है तो किसी न किसी बिंदु पर तो करेगी ना, प्रतिच्छेदित किसी न किसी बिंदु पर करेगी। तो यहाँ पे L और M है, यहाँ पे A है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। संगत कोण के बारे में पढ़े। संगत का मतलब होता है एक संग जैसा लगे, संगत कोण का मतलब होता है एक संग जैसा लगता है, तो वो संगत कोण कहलाता है। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ए है, यहाँ पर 1 एंगल है, 2 एंगल है, ये 3 एंगल है और ये 4 एंगल है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 एंगल हो जाएगा और नेक्स्ट जो है कि 6 एंगल होगा, फिर इसके बाद 7 एंगल होगा। ठीक है, ये फिर इसके बाद 8 एंगल होगा। तो इस तरह करके सारे एंगल को यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जबकि उसको क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग जगहों पर इसको रखेंगे। रखने के बाद जो है हम इसको फिर समझाते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, आपको समझना है, हमको समझाना है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कोणों के प्रकार जो है कि कोण भी हमको पढ़ना है, संगत कोण, अंतर कोण और रेखांतर कोण होता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखते हैं कि संगत कोण कौन कौन से हैं। ठीक है ना, यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से हैं, इसको अच्छी तरह से हमें क्या करना, समझना। जैसे यहाँ पे L एक रेखा थी, जिसको ये एक A जो है कि रेखाखंड क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो वहाँ पर बनने वाला जो 1 नंबर वाला कोण होता है, जो बाहरी की तरफ खुला हुआ है, 1 नंबर वाला जो कोण होता है ना, ये 1 नंबर का जो कोण होता है, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है जो रेड कलर से, तो 1 नंबर का कोण, और जो अंदर में 5 नंबर का कोण बना है, तो 1 नंबर का और 5 नंबर का कोण जो होता है, क्या आपका 1 और 5 जो संगत कोण होता है। याद रखिएगा, 1 और 5 क्या होगा, संगत कोण होगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर जो है कि नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तब तो आप समझ गए। जैसे 1 और 5 हमने बता दिया, तो यहाँ पर समझ गए, 2 और 6 भी हो जाएगा, 2 और 6 भी हो जाएगा। तो हम 2 और 6 को लिख देंगे कि 2 और 6 क्या हो जाएगा, ये भी संगत कोण है, ये भी संगत कोण है। तो कोण 2 बराबर कोण 6 संगत कोण। ठीक है, अब इस प्रकार से आप जो है कि यहाँ पर अगला जो है कि हम देखेंगे कि कोण 4 जो है, ठीक है, कोण 4 और कोण 8 ये भी संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8 ये भी क्या है, संगत कोण हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब 3 और 7 तो आप तो जान ही गए ना, इसके बाद तो आप जान ही गए हैं कि कौन कौन से कोण जो होते हैं क्या होंगे, संगत होंगे। तो 3 और यहाँ पे 7 कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उसको डिनोट करेंगे, लिख दिया देंगे, कोण 3 बराबर कोण 7 ये आपस में क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ठीक है ना, संगत कोण होते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आने वाले कोणों के बारे में जानकारी जो है कि आपको अच्छी तरह से आसान विधि से जो कि यहाँ पे प्राप्त किया जाएगा, दे दिया जाएगा। अंतः कोण जो है कि यहाँ पे आइए पढ़ते हैं, अंतः कोण कौन कौन से होते हैं। तो अंतः कोण का मतलब होता है जो किसी भी, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र अवयव के अंदर जो बनने वाला कोण होता है। जैसे माने कि LM है, जिसको A पर छेद कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो बनने वाले कोण होते हैं वह अंतः कोण होते हैं। अंदर में बनने वाले कोण जो होते हैं वह अंदर में जो बनने वाले कोण को अंतः कोण कहते हैं। जैसे L और M है, L और M में जैसे 4 और 5 है, तो ये अंतः कोण हो जाएगा। 4 और 5 जो कोण है तो ये अंतः कोण हो जाएगा। तो इसको नंबरिंग से इसलिए बताया गया है, संख्याओं से इसलिए बताया कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 ये क्या हो जाता है, अंतः कोण कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, कोण 4 प्लस कोण 5 जब ये मिलते हैं तो दोनों 180 अंश का कोण आंतरित करते हैं। ये याद रखिएगा कि दो अंतः कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि जो अंदर में बना हुआ कोण होता है उनका जो है कि 4 और 5 का जोड़ जो होता है, योग जो होता है, वो 180 अंश के बराबर होता है। इसी प्रकार से इसी में जो अंतः कोण का हम पेयर देखेंगे, जोड़ा देखेंगे, तो यहाँ पर 3 और 6 जो दिया हुआ है, 3 और 6, तो 3 और 6 का भी जो योग क्या होगा, ये हमारे अंतः कोण को ही बताएगा। 3 और 6 भी हमारा 180 अंश का कोण आंतरित करता है, युग्म बनाता है। तो 3 और 6 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतः कोण होगा। ठीक है, 3 और 6 क्या हो जाएगा, ये अंतः कोण यहाँ पे होगा। ठीक है, तब इस तरह से इसको हम 3 और 6, कोण 3 और प्लस कोण 6 180 अंश के बराबर होता है। इसको हम आसानी तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब इसी लड़ी में आगे का जो पायदान है, अंतः कोण तो हो गया, इसके लड़ी में आगे का जो पायदान हमारा नेक्स्ट जो है कि वो एकांतर कोण है। क्या है, इसको हम आसानी तरह से लिख देंगे। ठीक है, अभी इसी लड़ी में आगे की जो पायदान है, अंतः कोण तो हो गया, इसके लड़ी में आगे का जो पायदान हमारा नेक्स्ट जो है कि वो एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर मतलब होता है
इसकी परिभाषा को यदि समझा जाए तो एक अंतर मतलब एक के अंतर में जो बनने वाला कोण होता है, एक के अंतर में जो बनने वाला कोण होता है वो एकांतर कोण होता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं कि एक कोण के अंतर का दूसरा जो कोण होता है वह एकांतर कोण होता है। तो आप जो है यहाँ पर देखिए एल और एम जो रेखाखंड थी, जो तीसरी उसको रेखाखंड क्या हुआ है यहाँ पर प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो यहाँ पे कोण 4 और कोण 6 देखिए एक के अंतर में है कि नहीं है, मतलब ये लेफ्ट साइड तो राइट साइड में है। तो कोण 3 और कोण 6 ये एकांतर कोण होगा। कोण 3 और 6 क्या होगा, ये एकांतर कोण होगा। तो आप इस एकांतर कोण को याद रखेंगे, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि भाई किस तरह से हमें एकांतर कोण, संगत कोण ये सब आ रहा है। तो यहाँ पर रेड कलर का जो आपको दिखाया जा रहा है, लाल कलर के भाग में जो दिखाया जा रहा है वो आपको एकांतर कोण का बताया जा रहा है कि वो एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो इस तरह से एकांतर कोण अब इधर लेफ्ट साइड में आपने निकाल लिया। तो अब चाहेंगे तो इस तरह से आप दूसरा भी अब तो बता देंगे, अब तो हमको मालूम बता देंगे आप लोग। 3 और 6 यहाँ पर है ना, 3 और 5, 3 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे एकांतर कोण होगा। तो आप 3 और 5 को भी एकांतर कोण को भी आराम से लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। जिसमें इसमें बताए गए जितने भी सारे कंसेप्ट थे 3 और 5 जो यहाँ पे लाल कलर का जो चिन्ह से दिखाया गया था, 3 और 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 और कोण 5 बराबर ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे। तो इसको अच्छी तरह से करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरह से करना है क्योंकि मोस्टली जो कि इस पे सवाल बहुत सारे आते हैं जो सॉल्यूशन करने में आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ना कि ये दोनों है ना, कोण 4, कोण 6, कोण 3, कोण 5 ये अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण। ठीक है ना, ये अंदर बनने वाले एकांतर कोण होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण कोई आता है, समझना होगा। तो आइए समझते हैं इसको समझना ही है। कोण 2 जो है, कोण 2, ठीक है ना, इसके बाद कोण जो है यहाँ पे 8, कोण 2 और कोण 8, ये ध्यान रखिएगा ये बाह्य एकांतर कोण है। बाह्य मतलब होता है बाहरी बनने वाले जो कोण होते हैं, ये बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से तो वह 1 और 7 भी आप समझ जाएंगे। कोण 1 और 7 भी हमारा क्या है, ये बाह्य अंतःकोण है। तो ये बाह्य अंतःकोण की जोड़ी है यहाँ पे, तो बाह्य अंतःकोण ये बन जाता है। इस प्रकार से सारे कंसेप्ट यहाँ पे जो है क्लियरली कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंतर और बाह्य कोण के बारे में बताया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आगे से नए तरीके से जो है कि आपको नई विधियों से जो है कि नया नया कंसेप्ट लाया जाए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना, उन बच्चों तक पहुंचाना जो कमज़ोर हैं, उनको भी बहुत सहायक होगी। और आपका सपोर्ट और आपका कमेंट जो है कि हमारे लिए बहुत सहयोग